इसके बाद वर्क डन बाय फ्रिक्शन। Suppose this is a horizontal surface. We have got a block on the horizontal surface having some mass m, and this block is moving in this direction. When the block moves in this direction, friction would act in opposite direction. Friction opposite direction में act करेगा. It would oppose the motion of the block. Some friction Fr act, and against this friction the block got displaced by some finite displacement S. हम कहते हैं this is the displacement vector, this direction. Work done by friction in this case is Fr dot displacement, and here mod Fr mod displacement, और हम कहेंगे cos of 180 डिग्री, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, पार्टिकल जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है. द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री. वी यूज्ड टू से in this case the work done by friction is negative. Now what do you mean by this concept कि work done by friction is negative? Work done by friction is negative. It means that friction would carry away, friction would take away this much amount of energy from the system. जब यह ब्लॉक फ्रिक्शन के अगेंस्ट इस तरह से S से डिस्प्लेस होएगा तो फ्रिक्शन के द्वारा इतनी एनर्जी उससे निकाल ली जाएगी, बाहर निकाल ली जाएगी, इतनी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, खर्च हो जाएगी. इधर से इधर तक आते आते दिस पार्टिकल वुड लूज सम एनर्जी. यदि किसी v वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रहा था तो इधर तक आते आते इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव वर्क डन बाय फ्रिक्शन. अब देखिए, मैं एक सिचुएशन देता हूं. द इंक्लाइन प्लेन. द हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज h. The length of inclined plane is L. Height h दिया है, length L दिया है. You can always write an expression for theta. आप theta के लिए expression लिख सकते हैं. That theta would be given by tan inverse h upon L. Here is a block on this inclined plane, and this block have got a coefficient of friction of mu. Now tan theta is h upon L.
साइन थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा भी लिख सकते हैं. नाउ इफ आई आस्क what is the velocity of the block when it reaches the bottom? जब यह ब्लॉक बॉटम तक पहुंचेगा तब तक यह ब्लॉक कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा? If this block is released from rest from the top of this inclined plane, coefficient of friction between inclined plane and the block is mu. It's released from rest. It's released from rest. Now, we used to say that we have got two methods to solve this situation, to solve this problem. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो तरीके बताता हूं. एक तरीका तो बेहद लंबा, बेहद पकाऊ, बेहद उबाऊ. द मेथड्स इन विच विल यूज डायनामिक्स एंड काइनेमेटिक्स. जो इसके पहले हमने मोशन इन 1D, मोशन इन 2D पढ़ाए और साथ में न्यूटन्स लॉस ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाए. एक तो हम उस मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा मेथड विच इन्वॉल्व द कंसेप्ट ऑफ वर्क, पावर एंड एनर्जी, विच वुड बी रेदर इजियर एंड अ सिंपलर मेथड. हम दोनों ही मेथड से इस प्रॉब्लम को करना सीखेंगे और फिर हम यह देखेंगे कि किस तरह से WPE का कंसेप्ट सीख लेने से, WPE का कंसेप्ट समझ लेने से सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स काफी आसान हो जाती हैं. और इसके पहले जो हमने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं उससे सुपीरियर चैप्टर है, या उससे बेहतर चैप्टर है. यह सिचुएशन को सॉल्व करना और आसान बना देता है. आई एम ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट दैट थिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. देखिए, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा. तो किसी भी इंटरमीडिएट सिचुएशन पर हम कहेंगे यह ब्लॉक ए से एक्सीलरेट करेगा, थ्रू ऊपर से नीचे आते समय यह ब्लॉक ए से एक्सीलरेट करेगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन. और कैसे एक्सीलरेट करेगा? There are two external force acting on it. One is the gravitational force mg in vertically downward direction, and another is normal reaction n. And the third external force, क्योंकि यह रफ inclined plane है, इसलिए इस रफ inclined plane पर the third force would be frictional force in opposite direction. इस तरह से यह तीन फोर्स लगेंगी. हम कहते हैं आई कैन रिजॉल्व नॉर्मल रिएक्शन. मुझको रिजॉल्व नहीं करना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स रिजॉल्व नहीं करना चाहिए, मुझे mg को रिजॉल्व कर देना चाहिए. mg फोर्स एक नॉर्मल टू सरफेस, एक नॉर्मल टू इंक्लाइन और एक अलोंग द इंक्लाइन. यू आर अवेयर ऑफ दिस रिजोल्यूशन फिनोमेना. हम जब mg को रिजॉल्व करेंगे तो नॉर्मल कंपोनेंट जो आ जाएगा दैट इज mg cos थीटा, और यह कंपोनेंट होगा mg sin थीटा. फिर हम लिख देते हैं नॉर्मल रिएक्शन n is equal to mg cos theta. Normal reaction n is equal to mg cos theta. And friction force Fr, जब एक ब्लॉक मूव करेगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर लगने लगेगा. दैट इज म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू इंटू mg cos theta.
और इस ब्लॉक को नीचे की तरफ एक्सीलरेट करने वाला फोर्स होगा mg sin थीटा, और इसको अपोज करने वाला फोर्स होगा फ्रिक्शन। mg sin थीटा इज द एक्सीलरेटिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स इज फ्रिक्शन, और ओवरऑल यह ब्लॉक ma से एक्सीलरेट करेगा, a से एक्सीलरेट करेगा। सो एक्सीलरेटिंग फोर्स mg sin थीटा माइनस fr मस्ट बी इक्वल टू ma। ये सारे काम हम न्यूटन लॉस में इसके पहले कर चुके हैं, सीख चुके हैं। मैं fr की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। सो आउट m कैंसिल हो जाएगा और हमें एक्सीलरेशन दिखने लगेगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। हम इस तरह से इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन लिख देते हैं, और इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन लिखने के बाद फिर जब यह ब्लॉक ऊपर से नीचे तक आएगा तो इसकी वेलोसिटी लिखने के लिए हम थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल कर लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। So final velocity square is equal to initial velocity square plus 2 acceleration. The value of acceleration is this, g into sin theta minus mu cos theta, and then displacement के लिए this is the displacement, it's under root of h square plus l square। मैं v स्क्वायर लिख देता हूं 2g। अब जो साइन थीटा है, साइन थीटा की जगह में l अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, h अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस म्यू cos थीटा, cos थीटा की जगह बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, l अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल इनटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। थ्रूआउट दिस टर्म कैंसल्ड and we get velocity as equal to under root of 2g h minus mu l. This would be the velocity of block when it reaches the bottom. मैं दोबारा समझाता हूं। मैं पहले ही बोला हूं कि यह जो तरीका है प्रॉब्लम को करने का बड़ा सड़ा तरीका है, पका वो रुबाऊ तरीका है, क्योंकि इनफैक्ट एक गलत तो नहीं, एक अहम एक प्रॉब्लम जिसको और साधारण और आसान तरीके से करा जा सकता है, उसे हम व्यर्थ में खींच रहे हैं। इस प्रॉब्लम में हमने कोई WPE वर्क पावर एनर्जी का कोई कंसेप्ट नहीं लगाया, कोई वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगाई, कहीं कोई वर्क नहीं डिटरमाइन करा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमने पूरी तरह से न्यूटन्स लॉस और काइनेमेटिक्स अप्लाई कराए अभी इस मेथड में। In fact, finally we will conclude that WPE, the concept of WPE always provide us an alternative method and alternative concept to solve any situation. इसी सिचुएशन को, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बेहद आसान तरीका WPE से हमें मिल जाएगा। देखिए पहले हमने कैसे करा उसको दोबारा समझाता हूं। हमने कहा जब यह ब्लॉक ऊपर से नीचे तक आएगा तो यह एक कांस्टेंट एक्सीलरेट करते हुए नीचे आएगा। कोई से भी इंटरमीडिएट सिचुएशन पर हम बात करें तो इसका कुछ एक्सीलरेशन ए होगा। इस ब्लॉक पर 3 एक्सटर्नल फोर्सेस लगेंगी। बॉडी का डायनामिक्स एनालाइज करते समय, उसका एक्सीलरेशन डिटरमाइन करते समय हमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही सोचना है। एक एक्सटर्नल फोर्स mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक नॉर्मल रिएक्शन इस प्लेन
इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होएगा, और एक फ्रिक्शन जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अगेंस्ट द मोशन। यह तीन फोर्सेस। हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन को हम बिल्कुल भी रिजॉल्व नहीं करते हैं। हमेशा एक नियम है, रिएक्शन फोर्सेस को रिजॉल्व नहीं करा जाता है। नॉर्मल रिएक्शन के अलावा हम वाई एक्सिस देखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन में हम एक्स एक्सिस देखेंगे। हमें ये जो एक्शन है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसे रिजॉल्व करना चाहिए। इसे हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करा, एक तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन और एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। अब हमने कहा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन हमें दो फोर्सेस दिख रही हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन एंड mg cos थीटा दे मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। फिर हमने कहा कि यह mg साइन, ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, यह फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो पार्टिकल मूव करता है तो मैक्सिमम होती है म्यू इंटू एन। एन इज नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इंटू एन mg cos थीटा। अब हमने इंक्लाइन प्लेन के अलोंग यह पार्टिकल मूव करेगा, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग यह पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा। एक्सीलरेटिंग फोर्स होएगा mg sin थीटा, अपोजिंग फोर्स होएगा fr, mg sin थीटा माइनस fr इक्वल टू ma। mg sin थीटा माइनस fr की जगह उसकी वैल्यू रख दी, इज इक्वल टू ma। थ्रूआउट मास काट दिया। एक्सीलरेशन इज दिस। इस एक्सीलरेशन से यह ब्लॉक नीचे आएगा। अब जब यह नीचे आएगा तो स्टार्ट यह रेस्ट से करा है, यहां तक आते आते कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। उस वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमने थर्ड इक्वेशन लगाई, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। वेलोसिटी स्क्वायर इज फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, इनिशियली इट्स एट रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर की जगह 0 स्क्वायर प्लस 2। एक्सीलरेशन के लिए यह कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, ऐसा कैसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। और डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट ऐसे पार्टिकल इधर से इधर जब आ रहा है तो जो डिस्प्लेस हो रहा है दैट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन, इट इज h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दैट। वह चीज इधर सब्स्टिट्यूट कर। अब क्योंकि थीटा तो हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा था, तो साइन थीटा और कॉस थीटा इस टर्म्स में तो आंसर नहीं दिखना चाहिए क्योंकि थीटा उन्हें नहीं दिया। tan थीटा इज h अपॉन l, sin theta is h upon this hypotenuse, cos theta is l upon this hypotenuse। sin theta की जगह h upon hypotenuse, cos theta की जगह l upon hypotenuse, और हमें यह वेलोसिटी दिखने मिली। अब मैं इस पूरे मेथड को साफ कर देता हूं, सिर्फ आंसर लिखा रहने दूंगा। Same result, same answer I'll obtain with the application of the concept of WPE, work, power and energy, work and energy concept से work energy theorem सब यही concept इस्तेमाल obtain करेंगे। देखिए हम कहते हैं इस जगह पर कोई इंटरनल फोर्सेस नहीं है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट भी नहीं। इस ब्लॉक पर दो फोर्सेस लग रही है, इनफैक्ट तीन फोर्सेस लग रही है, एक तो mg और एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम, हम सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम, it says that work done is change in energy। हम कहते हैं work done by gravitational force mg plus work done by friction plus work done by normal reaction is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy।
सभी फोर्सेस की वजह से वर्क निकाले होंगे, ऐड करें, राइट इट लाइक दिस, वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब जरा देखिए, वर्क डन बाय mg हम निकालते हैं सबसे पहले। mg फोर्स इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। पार्टिकल जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट h है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स है। पार्टिकल जब ऊपर से नीचे तक आ रहा है तो mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट h से हो रहा है। सो वर्क डन बाय mg फोर्स इज mg इंटू h। मैंने यह बता चुका हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क निकालना है उसमें सिर्फ हमें यह देखना है कि वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg के अलावा वो कितना नीचे आ रहा है, ये हमने अभी अभी एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इसके बाद वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की यह डायरेक्शन है, फ्रिक्शन इज इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाय फ्रिक्शन वुड बी नेगेटिव और कितना होएगा जरा देख लें, इट्स माइनस एफ आर इंटू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, आप देखिए नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से है हमेशा और पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर। नॉर्मल रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, the theta value would be 90 degree, cos theta would be 0, work done would be 0. There is no work done by normal reaction. यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कोई वर्क नहीं करेगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। अब हम कहते हैं mgh ऐसा का ऐसा ही लिख रहा हूं, दिस वर्क डन बाय ग्रेविटी। फ्रिक्शनल फोर्स में लिखता हूं, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं, म्यू इंटू एन, एन इज mg cos थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। cos थीटा की जगह पर यह वैल्यू लिख दीजिए, mgh इक्वल टू mgh माइनस म्यू mg cos थीटा की जगह l अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। Throughout m cancelled and once again v square comes out to be 2g into h minus mu l, and once again the same result। हमने इस बार सेम प्रॉब्लम कराए, न्यूटन्स लॉ डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स से कंसेप्ट नहीं लगाया, उसके बजाय वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा।
वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने लिखा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, और वर्क डन डिटरमाइन करने के लिए हमने वहां पर जितनी भी फोर्सेस है उन सभी के लिए वर्क को ऐड कर दिया, एंड फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। वर्क डन बाय mg हमने सोच समझ कर लिखा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमने लिखा, और वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन जीरो। नॉर्मल रिएक्शन के लिए वर्क इसलिए जीरो कहा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट वो हमेशा आपको परपेंडिकुलर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड देन आई सिंप्लीफाइड इट एंड वंस अगेन द सेम रिजल्ट। अब इधर एक बात और देखें, जो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh, एंड दिस टर्म इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये जो टर्म है दिस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो हमें दिख रहा है माइनस म्यू mgl, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh, और यह हुआ हाफ mv²। अब जरा देखिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh मतलब जैसे कि पार्टिकल को सीधा ग्रेविटी के द्वारा इस तरह से ऊपर से नीचे लाया गया हो, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन म्यू mgl, ऐसे एक बार हम ब्लॉक को इधर ले आए, उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ब्लॉक को L डिस्टेंस से ऐसे ले गए, क्योंकि जब ब्लॉक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर होएगा तब mg और नॉर्मल रिएक्शन भी mg, और फ्रिक्शन फोर्स होएगा म्यू mg, और फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क जो होएगा L डिस्टेंस ले जाने में, दैट इज म्यू mg इंटू L। तो फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे कि आप ब्लॉक को इधर से इधर तक खींच कर ले जा रहे हो, बस। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव, नेगेटिव मतलब फ्रिक्शन फोर्स उसमें से एनर्जी को ड्रॉ करेगी, उसमें से एनर्जी को खींच लेगी, और ग्रेविटी उसके अंदर एनर्जी डालेगी। ग्रेविटी उसके अंदर mgh एनर्जी डाल रही है, और फ्रिक्शन उसमें से इतनी एनर्जी निकाल रही है, और ओवरऑल उसके अंदर इतनी एनर्जी बच रही है जो कि उसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिख रही है। उसी की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना। इस सिचुएशन को देखने के बाद नाउ आई कंसेप्चुलाइज कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। Conservative forces and non-conservative forces. देखिए, conservative forces are those forces against which any work done get stored in the system in the form of its potential energy. कंजर्वेटिव फोर्सेस वह होती हैं जिनके अगेंस्ट कुछ भी वर्क करा जा रहा है तो वह सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है।
Conservative forces are those forces against which, if any work is done, get stored in the system in the form of its potential energy. For example, conservative force is a gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब जैसे यह पार्टिकल है, मेरे हाथ पर है, मैं इस पार्टिकल को उठाता हूं और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इसके ऊपर कुछ वर्क करता हूं। मैं इस पार्टिकल को लिफ्ट कर रहा हूं और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं। जो भी कुछ मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करा, वो इस पार्टिकल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। उस करे गए वर्क को, उस डाली गई एनर्जी को मैं दोबारा प्राप्त कर सकता हूं। यदि मैं इस पार्टिकल को छोड़ दूं तो पार्टिकल दोबारा गिरेगा और इसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी दोबारा वह मुझे मिल जाएगी। अनदर कंजर्वेटिव फोर्स इज force due to spring. Force due to spring. स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स है वह भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। मैं जब स्प्रिंग को खींचता हूं, उस पर वर्क करता हूं, वर्क करते समय में जितनी भी एनर्जी उसमें डाल रहा हूं, वो सारी की सारी एनर्जी उस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहती है। उस एनर्जी को हम दोबारा बाहर निकाल सकते हैं। कूलम्बिक फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, These forces are also conservative forces. इस फोर्स के अगेंस्ट जो भी कुछ आप वर्क कर रहे हो वह पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहती है। कंजर्वेटिव फोर्स को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इफ ओवर अ क्लोज्ड पाथ द वर्क डन इज 0। एक पार्टिकल को हम एक पॉइंट से लेकर चलें, कहीं भी घुमाए फिराए, यदि उस पॉइंट पर दोबारा ले आते हैं एंड वर्क डन, नेट वर्क डन ओवर क्लोज पाथ, नेट वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ इज 0 बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा एक क्लोज पाथ में नेटवर्क डन 0 होता है। एक पॉइंट से लेकर चले और दोबारा उसी पॉइंट पर यदि हम लौट जाएं तो पार्टिकल और नेटवर्क डन यदि 0 हो जाए तो पार्टिकल पर इस दौरान जितनी भी फोर्सेस लगी वो सब कंजर्वेटिव फोर्सेस। नाउ non-conservative forces. Non-conservative forces are those forces against which, if any work is done, that get lost or that get dissipated. Non-conservative forces वह forces होती हैं जिनके अगेंस्ट कुछ भी वर्क कर रहे हो वो पूरी तरह से वेस्ट चली जाती है, व्यर्थ चली जाती है। Such forces are non-conservative forces. One of the non-conservative forces is frictional force. Frictional force is a non-conservative force. इस फोर्स के अगेंस्ट जो भी कुछ वर्क हो रहा है, that work get lost in the form of heat or light or some another form like sound.
कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट जो भी कुछ वर्क होता है वो किसी भी रूप में स्टोर नहीं होता है, वो प्राप्त नहीं करा जा सकता, वो पूरी तरह से वेस्ट या व्यर्थ चले जाता है. सच फोर्सेस वी कॉल देम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स वहां है जिनके अगेंस्ट कोई सा भी करा हुआ वर्क वो सिस्टम के अंदर स्टोर्ड रहता है. नाउ दैट वी यूज टू कंसेप्चुअलाइज टोटल मैकेनिकल एनर्जी. टोटल मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी देखिए, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज टर्म्ड एज टोटल मैकेनिकल एनर्जी. इट्स सम ऑफ kinetic energy and potential energy of system. सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है दैट इज टर्म्ड एज टोटल मैकेनिकल एनर्जी. द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी and potential energy of system is termed as total mechanical energy. अब एक बात ध्यान रहे, mechanical energy is termed as the highest grade of energy. mechanical energy को हम highest grade of energy कहते हैं. ना grade of energy का मतलब क्या है समझे? देखिए एनर्जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, हम वह भी इसी समय बताए थे. न्यूटन्स लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, इट सेज दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मे चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर. दिस एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल suggested by Newton, and it says that energy can neither be created nor be destroyed. एनर्जी को आप ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो. इट मे चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर. एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, वो डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं हो सकती. अब ऐसा नहीं है कि एनर्जी के किसी भी फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बड़ी आसानी से कन्वर्ट करा जा सकता है. कुछ कन्वर्जन बड़े आसान होते हैं मगर कुछ कन्वर्जन बेहद मुश्किल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, काइनेटिक एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना बड़ा ही आसान होता है. एक पार्टिकल जिसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, यदि यह फ्रिक्शन फुल सरफेस पर ट्रैवल करने लगे तो ऑटोमेटिकली इसकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना बड़ा ही आसान है, मगर क्या वाइस वर्सा, क्या रिवर्स आसानी से करा जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस चौक को गर्म करूं और गर्म करने पर यह चौक एकदम से उछल जाए, इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाए? कैन बी डन बट नॉट दैट इजिली. काइनेटिक एनर्जी को हीट में आसानी से कन्वर्ट करा जा सकता है, मगर हीट को काइनेटिक एनर्जी में आसानी से कन्वर्ट नहीं करा जा सकता. हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी हैव गॉट हाई ग्रेड बिकॉज इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी फॉर्म. इन फैक्ट इट्स हाईएस्ट ग्रेडेड एनर्जी. हम कहते हैं हीट इज द लोएस्ट ग्रेडेड एनर्जी क्योंकि हीट को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करना बेहद मुश्किल है. हीट को किसी भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना बेहद मुश्किल है, इसलिए हीट को तो लोएस्ट ग्रेडेड एनर्जी कहते हैं. वाइल
kinetic energy or potential energy, they are termed as highest graded energy because they can be easily converted into any form. Mechanics में, मैकेनिकल एनर्जी में हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को शामिल करते हैं, दे आर हाईएस्ट ग्रेड एनर्जी. और मैकेनिकल फिनोमेना में जनरली इन्हीं दोनों एनर्जी का वेरिएशन होता है. पूरे मैकेनिक्स में मैकेनिकल एनर्जी अकाउंट करते समय हम इन दोनों एनर्जी को ही कंसिडर करेंगे. इसके अलावा और भी कई तरह की एनर्जी होती है. फॉर एग्जाम्पल, हम लाइट के सोर्स के नीचे बैठे हैं, इट मीन्स वी आर रिसीविंग लाइट एनर्जी. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हम बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, साउंड जनरेट कर रहे हैं. साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड in fact, later on, Einstein had suggested that mass is also in fact a form of energy. Mass भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है. He suggested that if any body have got mass of m, then that body possess energy and we call it mass energy. And that mass energy possessed by body is given by E is equal to mc square. If any body have got mass of m, then that body possess energy of mc square. Here c is velocity of light in vacuum, and it's 3 into 10 to the power 8 meters per second. M is the mass of body and E is energy possessed by the body. So this concept, so this equation, Einstein had explained the source of energy radiated by sun and stars. We call it Einstein theory of relativity. This is in fact Einstein mass energy relation. आइंस्टाइन के इस इक्वेशन को लिखने से पहले इट वॉज अ बिग क्वेश्चन दैट हाउ सन एंड स्टार्स दे आर रेडिएटिंग such enormous amount of energy. What is their source of energy? From where they are deriving this energy? सन जो इतनी सारी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, आखिर सन इस एनर्जी को प्राप्त कहां से कर रहा है, कैसे प्राप्त कर रहा है? इसे आइंस्टाइन ने समझाया था. आइंस्टाइन ने कहा कि सन का और स्टार्स का स्वयं का मास ही उनकी एनर्जी का सोर्स है. सन अपने ही मास को डिस्ट्रॉय कर देता है, अपने ही मास को कॉन्स्टेंटली कम कर रहा है और अपने मास को कम करके डिस्ट्रॉय करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको चारों तरफ रेडिएट कर रहा है. उसने सन के लिए लिखा था डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर. हियर डेल्टा एम इज द मास destroyed and
डेल्टा E is the energy created. इस बात को बताने के साथ ही हम एक बात और बता दें, आइंस्टाइन हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, उसने न्यूटन के एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को गलत प्रूव कर दिया था। न्यूटन का जो कहना था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स कंजर्व्ड, इट मे चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर, ये जो न्यूटन ने कहा था, आइंस्टाइन का कहना था कि न्यूटन जिसे एनर्जी कहता है उस एनर्जी को क्रिएट भी करा जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी करा जा सकता है। और इस तरीके से यदि हम मास को डिस्ट्रॉय कर दें तो वहां पर एनर्जी क्रिएट हो जाती है, और दिस इज द एनर्जी क्रिएटेड। ऑल्दो while studying mechanics, while studying physics, at this stage हम आइंस्टाइन के इस कंसेप्ट को कभी भी अकाउंट नहीं करेंगे, क्योंकि अर्थ पर किसी भी मैकेनिकल फिनोमेना के दौरान कभी कोई मास लॉस नहीं होता है। ये जो मास लॉस होता है, जो मास डिस्ट्रॉय होता है, तो सन और स्टार्स जैसी जगह पर होता है। वहीं पर आइंस्टाइन की फिजिक्स सोची और पढ़ी और सीखी जाती है। अर्थ पर मैकेनिकल प्रोसेस और मैकेनिकल फिनोमेना को पढ़ते समय हम न्यूटन के एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को हमेशा होल्ड मानेंगे।